Assalamualaikum. I am Muhammad Riaz, your biology teacher from Stars Academy, Head Office, जौहर टाउन, लाहौर। आज हमने MD कैट के एक और यूनिट पे बात करनी है जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने स्पेसिफाई किया है। और MD कैट के उस यूनिट का नाम जो रखा गया वो बायो इनर्जेटिक्स है। और बायो इनर्जेटिक्स में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने जिन टॉपिक्स को स्पेसिफाई किया है, सबसे पहले वो टॉपिक्स देख लीजिए। यानी बात होगी किसकी? फोटोसिंथेसिस की बात होगी। और फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन की बात करेंगे, डार्क रिएक्शन पे बात होगी। फिर फैक्टर्स इफेक्टिंग दी फोटोसिंथेसिस, इस पे बात करेंगे। और फैक्टर्स में जो 3 फैक्टर्स की स्पेसिफिकेशन है MD कैट के सिलेबस में, वो है लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसके बाद फिर हमने बात करनी है रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन की जो टाइप्स हैं, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलिसिस के हवाले से बात होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे बात करेंगे, कीमियोस्मोसिस पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप बताइए, व्हाट इज बायो इनर्जेटिक्स? नेम से इंडिकेट होता है इट इज स्टडी ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो एटमोलॉजी है, ये तो इस वर्ड का मीनिंग है, मतलब है। किताब ने लिखा है कि बायो इनर्जेटिक्स इज क्वांटिटेटिव स्टडी। कैसी बेटे? हम कहते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी, स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप, एनर्जी रिलेशनशिप। और फिर इसी के अंदर हम लोग देख लेंगे किसको? एंड एनर्जी कन्वर्जन, एनर्जी कन्वर्जन इन बायोलॉजिकल सिस्टम, या सिंपली आप बोल दीजिए इन इकोसिस्टम, इन बायोलॉजिकल सिस्टम। अब प्यारे बच्चों, सबसे पहले देख लीजिए कि क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप का मतलब क्या है। एक एनर्जी की फॉर्म है, उसे कहते हैं सोलर एनर्जी। यानी वो एनर्जी जो सन से आती है उसे क्या कहेंगे? सोलर एनर्जी। एक होती है केमिकल एनर्जी, वो एनर्जी जो केमिकल्स के अंदर, जो बॉन्ड्स के अंदर मौजूद है, उसे केमिकल एनर्जी कहते। तो हम कहते इसमें पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप। यानी इसमें आपको ये बताएंगे कि कितनी सोलर एनर्जी कितनी केमिकल एनर्जी के अंदर बदल गई, कितनी क्वांटिटी ऑफ सोलर एनर्जी कितनी क्वांटिटी ऑफ केमिकल एनर्जी के अंदर बदल गई। ये तो पहला पार्ट है कि क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप एंड एनर्जी कन्वर्जन। और एनर्जी कन्वर्जन के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हाउ सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। किस में? बायोलॉजिकल सिस्टम्स में। यानी आप बोल दीजिए इकोसिस्टम में, कि सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर किस तरह से कन्वर्ट होती है और कितनी कन्वर्ट होती है। अब क्वांटिटी के हवाले से अगर आपको याद आए, और मोनोसैकेराइड्स के हवाले से आपने पढ़ा है कि अगर आपने 10 ग्राम ग्लूकोज बनाना हो, यानी केमिकल एनर्जी, तो प्यारे बच्चों सोलर एनर्जी जो आपको रिक्वायर होती है वो कितनी? हम कहते हैं 717.6 किलो कैलोरी। तो प्यारे बच्चों, इतनी सोलर एनर्जी इतनी केमिकल एनर्जी के अंदर बदल गई। ये तो क्या है? ये है क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप। अब जो दूसरा पॉइंट है कि हाउ सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी in living organisms, in biological systems, in ecosystem,
इस पे हमने बात करनी है। तो आइए बात करें किस पे, फोटोसिंथेसिस पे। फिर उस फोटोसिंथेसिस से एसोसिएटेड फैक्टर्स पे बात हो जाएगी। तो आइए हम बात करें किस पे, फोटोसिंथेसिस पे। प्यारे बच्चों याद रखिए, फोटो लाइट को कहते और सिंथेसिस फॉर्मेशन को कहते, यानी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ऐसे आसानी से बात हो सकती थी, लेकिन आपकी किताब ने लिखा है, यानी किसी एक बुक के अंदर कुछ इस तरह से लिखा है, तो आपने तमाम बुक्स के हवाले से इसको अंडरस्टैंड करना है। चाहे वो एफएससी पंजाब टेक्स्ट बुक हो, सिंध टेक्स्ट बुक हो, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात कीजिए, ए लेवल्स की बुक्स हों या वो फेडरल की बुक हो, आपने सभी पर फोकस करना है। तो फोटोसिंथेसिस को एक बुक में लिखा गया कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक oxidized compound of carbon and hydrogen are reduced to energy rich carbohydrate by using light energy that is absorbed and converted into chemical energy by chlorophyll and other photosynthetic pigments। ये जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट सर ने याद की है, अगर ये आपको समझ आ जाए तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। आपको फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आती है, तो बताइए वो क्या है। आपने पढ़ा होगा कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आती है, और बात कीजिए तो सॉइल से वाटर आता है, और सूरज से और सन से आती है क्या, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी आती है, और प्यारे बच्चों इनके मिलने से फिर फॉर्मेशन होती है किसकी, हम कहते C6H12O6, यानी मोनोसैकेराइड लिख दीजिए। मोनोसैकेराइड की फॉर्मेशन होती है, साथ में फॉर्मेशन होगी किसकी, ऑक्सीजन की, लेकिन याद रखना साथ में वाटर की फॉर्मेशन भी होती है। अब ज़रा देखिए प्यारे बच्चों, ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और 6 नहीं 12 H2O है, और एनर्जी और 6O2 की फॉर्मेशन होती है, और 6H2O की फॉर्मेशन होती है। यानी ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस में, कुछ स्टेप्स में वाटर एज अ रिएक्टेंट यूज होता है, और कुछ स्टेप्स में वाटर एज अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस भी होता है। तो वाटर रिएक्टेंट भी है, वाटर प्रोडक्ट भी है फोटोसिंथेसिस में। आप मुझे बताइए, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये एनर्जी रिच हैं कि एनर्जी पुअर हैं? जाहिर बात है एनर्जी कम है, तो ये एनर्जी पुअर हैं। ये इनऑर्गेनिक हैं कि ऑर्गेनिक? तो ये दोनों इनऑर्गेनिक हैं। अब प्यारे बच्चों, ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड ऑफ कार्बन क्या होता है? यानी जिस कार्बन की ऑक्सीडेशन हो चुकी वो ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड ऑफ कार्बन, और जिस कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो चुकी यानी ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड ऑफ कार्बन से मुराद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। एंड ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, इससे क्या मुराद है, यानी जिस हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो चुकी हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और मेनली हम लोग H2O को बोलते हैं। तो आप देखिए फिर क्या होगा, सनलाइट एनर्जी को करेंगे यूज, और इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। क्लोरोफिल की बात कीजिए या बात कीजिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की, तो आप ज़रा प्रोसेस को देखिए। आप बताइए, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये ऑर्गेनिक है कि नहीं? ऑर्गेनिक है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक वाली, और फिर ये एनर्जी रिच होता है। प्यारे बच्चों, अगर कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, इसमें आप हाइड्रोजन को कर दीजिए ऐड, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन एज रिडक्शन। तो अब ज़रा सुन लीजिए, अब आपको समझ आएगी कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक
oxidized compound of carbon and hydrogen are reduced to energy rich carbohydrate। ये देखिए होगा क्या, इस कार्बन डाइऑक्साइड में एडिशन हो रही है, किसकी? हाइड्रोजन की। तो प्यारे बच्चों इसकी क्या हो रही? रिडक्शन हो रही है। तो हम कहते एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट। बाय यूजिंग लाइट एनर्जी that is absorbed and converted into chemical energy by chlorophyll and other photosynthetic pigments। सुन लीजिए कि it is a process in which energy poor inorganic oxidized compound of carbon and hydrogen are reduced to energy rich carbohydrate by using light energy that is absorbed and converted into chemical energy by chlorophyll and other photosynthetic pigments। अच्छा प्यारे बच्चों, इसमें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुई, इसे बोलते हैं क्या? रिडक्शन। और अगर आप इस H2O के हवाले से बात कीजिए तो इसमें से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रही, तो इसे आप बोलेंगे क्या? कि वाटर की ऑक्सीडेशन हो रही और ये बन रहा। इसीलिए तो हम कहते कि फोटोसिंथेसिस इज आ रिडॉक्स रिएक्शन, यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में रिडक्शन भी होती है और ऑक्सीडेशन भी होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो रही और इस वाटर की ऑक्सीडेशन होती है। इसीलिए तो हम कहते कि फोटोसिंथेसिस इज आ रिडॉक्स रिएक्शन। अब ज़रा देखिए, ये फोटोसिंथेसिस तो उसी वक्त होगी जब लाइट एनर्जी होगी। तो आइए सबसे पहले बात करें किसकी? लाइट एनर्जी की। और सन से जो आती है उसे क्या कहते? सोलर एनर्जी की। तो हमने बेसिकली बात करनी है किसकी? लाइट एनर्जी की। और प्यारे बच्चों, ये सन से जो भी वेव्स आती हैं इन्हें हम लोग कहते ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आप बताइए ज़रा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं? सन से जो भी रेडिएशंस आती हैं उन्हें हम कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब आप बता दीजिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं? याद रखिए, ऐसी रेडिएशंस जिनको पास थ्रू होने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उन्हें क्या कहते? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और कुछ मैकेनिकल वेव्स होती हैं जिन्हें पास थ्रू होने के लिए मीडियम रिक्वायर होता है। जैसे ये जो मेरी आवाज़ आप तक पहुंचती है, ये बीच में एयर मीडियम है, इसके कंप्रेशन रेयरफेक्शन से मेरी आवाज़ आप तक पहुंचती है। अगर हम चांद पर हों तो प्यारे बच्चों, आपका दोस्त आपको पुकारे या आपकी सहेली आपको पुकारे तो आपको उसकी आवाज़ नहीं आएगी, चूँकि कोई मीडियम नहीं है। तो चांद पे सिर्फ इशारों से बातें हो सकती हैं, चूँकि मीडियम कोई नहीं है तो साउंड वेव्स तो नहीं पहुंच पाएंगी। तो ऐसी वेव्स जिनको पास थ्रू होने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता, उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं। और प्यारे बच्चों, इन रेडिएशंस की सारी वेवलेंथ के हवाले से बात कीजिए, इसमें सारी वेव्स के हवाले से बात कीजिए, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते। उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और याद रखिए, ये जो विजिबल लाइट है ये उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पार्ट होता है। और इस विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम है, अब उसके हवाले से बात कीजिए, जो बेसिकली पार्ट है किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पार्ट है। और विजिबल लाइट के हवाले से जो डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, जो डिफरेंट वेव्स हैं, आप उनके हवाले से देख लीजिए। आपने याद किया होता है ऐसे वेब गियोर के नाम से, या कुछ लोग इसको उल्टा भी पढ़ते हैं बेटे कि रोएगी बीवी,
यानी बताने का मकसद ये है, किसी बहाने से याद हो जाए बेटे। ये क्या है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और फोटोसिंथेसिस में और जो इसकी रेंज है वेवलेंथ के हवाले से बात कीजिए तो प्यारे बच्चों हम कहते हैं 430 नैनोमीटर से लेकर रेड के हवाले से आ जाइए तो 750 नैनोमीटर। ये इस वेवलेंथ के अंदर इसकी रेंज के हवाले से बात कीजिए तो प्यारे बच्चों ये रेंज है इसकी, यानी कहाँ से कहाँ तक? हम कहते हैं 430 नैनोमीटर टू 650 नैनोमीटर। और फोटोसिंथेसिस के अंदर जो इफेक्टिव है उसे देखिए, हम लोग बोलते हैं वायलेट, ब्लू और फिर ऑरेंज, रेड के हवाले से बात कीजिए तो ये लाइट सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। और जो लीस्ट इफ़ेक्टिव है वो इंडिगो, ग्रीन, येलो। अब जो प्लांट के पास सारी लाइट एनर्जी आती है तो प्लांट ऐसा है कि ये सिर्फ 1% को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसको फिर इस्तेमाल करेगा किस में? फोटोसिंथेसिस के अंदर। सिर्फ 1% की बात है प्यारे बच्चों। अब ये जो लाइट है इसकी डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, याद रखिए इनको हम लोग बोलते हैं कि इनका बिहेवियर वेव्स के हवाले से भी होता है। और चूंकि ये क्रस्ट ट्रफ की फॉर्मेशन करेंगी और फिर दूसरा इनका जो बिहेवियर होता है वो पार्टिकल्स की सूरत के अंदर भी होता है। और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम लोग कहते क्या? फोटोन बोलते हैं। अब आपके मन में आएगा कि चलें सर ठीक है, लाइट के हवाले से कुछ बातें हो गई, लेकिन फोटोसिंथेसिस के हवाले से जो इसका रोल है पर्टिकुलरली तो उसके हवाले से बात करनी है। तो याद रखिए ये लाइट ही तो है जो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगी फोटो सिस्टम्स में से, और फिर ये लाइट ही तो है जो क्या करेगी? फोटोलिसिस करेगी। याद रखिए ये जो H2O की ब्रेकडाउन होती है इसे फोटोलिसिस कहते। या लाइट इसमें यूज नहीं होती है, यानी कुछ बच्चों के मन में ये ख्याल आता है कि फोटो लाइट को कहते, लाइसिस ब्रेकडाउन को कहते, तो लाइट ब्रेक कर रही। नहीं, लाइट ब्रेक नहीं कर रही बल्कि फोटो सिस्टम 2 इसको ब्रेक करेगा। तो लाइट का क्या काम है? लाइट ने उसमें से पहले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, उसके बाद वो फिर इस H2O को ब्रेक कर देगा। कौन? फोटो सिस्टम 2 की बात होती है। प्यारे बच्चों आप जरा देख लीजिए, यानी हम कहते हैं होता क्या है? बेसिकली ये जो ADP है इसकी कन्वर्जन करनी होती है किसमें? ATP में। तो ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसके साथ मिलेगा तो फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी? ATP की। और याद रखिए इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वो फॉस्फेट होता है जो किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का पार्ट नहीं होता है। तो ये जो ATP की फॉर्मेशन हो रही जो फोटोसिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल होगी वो कौन बनवा रहा? हम कहते हैं वो लाइट की वजह से ही तो बनता है। फिर प्यारे बच्चों एक और मॉलिक्यूल यानी NADP पॉजिटिव, ये प्यारे बच्चों चेंज हो जाता है किस में? हम कहते हैं ये चेंज हो जाएगा NADPH में, और कुछ जगहों पर लिखा होगा NADPH2, NADPH भी लिखा होता है, और किसी जगह पर लिखा होता है NADPH+H पॉजिटिव। तो ये सबसे बेहतर फॉर्म है बेटे। लेकिन इस लेवल पर आप कुछ भी लिख दीजिए या कुछ भी आ जाए तो एक ही मतलब है। और प्यारे बच्चों वाटर की ब्रेकडाउन से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो आकर इसको मिलते हैं, और उसकी ब्रेकडाउन से जो 2 हाइड्रोजन आते हैं, और साथ में ये जो इनके अंदर एनर्जी मौजूद है ये भी कहाँ से आती है? वो लाइट से ही तो आती है। तो यानी ATP के हवाले से बात कीजिए या आप
NADPH प्लस H पॉजिटिव के हवाले से बात की जाए तो इनकी फॉर्मेशन के अंदर लाइट ही तो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रही, और ये बनेंगे तो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगी। और याद रखिए कौन सी वेवलेंथ किस लाइट को कितना कितना एब्जॉर्ब कर रही, इसके लिए जो एक स्पेक्ट्रम बनता है, जो ग्राफ बनता है, उसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। चूँकि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ये आपके सिलेबस का पार्ट है नहीं, इसलिए उस हवाले से नहीं बता रहा। लेकिन एक बात आपने रखनी है याद कि प्यारे बच्चों, ये जो डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ये किस लाइट को कितना कितना एब्जॉर्ब करेंगे, चूँकि बात लाइट की है, किस लाइट को कितना एब्जॉर्ब करेंगे, इसके हवाले से जो ग्राफ आता है उसे क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और इनमें से कौन सी लाइट फोटोसिंथेसिस में किस कदर इफेक्टिव है, तो प्यारे बच्चों इसके हवाले से जो ग्राफ बनता है उसे हम कहते क्या, एक्शन स्पेक्ट्रम कहते। अब आइए एक और कंपोनेंट यानी बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, कि कार्बन डाइऑक्साइड का रोल क्या है फोटोसिंथेसिस में। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसी की बेसिकली क्या होती है, रिडक्शन, और फिर फॉर्मेशन होती है किसकी, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होगी। यानी बेटे बेसिकली ये कार्बन तो यही वाला है, ये ऑक्सीजन तो यही वाली है, फिर ये जो हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड हुए तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो गई, रिडक्शन, और ये फोटोसिंथेसिस के अंदर। और फिर अभी कुछ देर में समरी बताऊंगा तो आप देखना कि डार्क रिएक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। डार्क रिएक्शन में ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगी और फिर कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब 2 टाइप्स के प्लांट्स होते हैं प्यारे बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट कह लें, यानी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, टेरा अर्थ को कहते हैं, वैसे ड्राई प्लेस के साथ एसोसिएशन। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ये सिर्फ 10% फोटोसिंथेसिस कर रहे, बकिया प्यारे बच्चों एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर होती है। तो जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर प्लांट्स होते एक्वा वाटर को कहते, वाटर में प्लांट्स होंगे उन्हें हम लोग कहते क्या, एक्वेटिक प्लांट्स कहते। अब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के हवाले से बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, तो प्यारे बच्चों इनके लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही वो एटमॉस्फेयर से आती है। याद रखना, एटमा कहते ईयर को, स्फीयर प्लेस को कहते, तो एटमॉस्फेयर से आती है। अगर आप एटमॉस्फेयर यानी प्लेस ऑफ एयर की बात कीजिए तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, हम कहते हैं 0.03% से लेकर कितनी 0.04%, इतनी सी होती है। अब एक्वेटिक प्लांट्स के हवाले से बात कीजिए तो वहाँ पर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं रेस्पिरेशन करेंगे तो प्यारे बच्चों डिसॉल्व्ड फॉर्म में फिर आ जाएगी कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। एक्वेटिक प्लांट्स एक तो इसको इस्तेमाल करेंगे, दूसरा प्यारे बच्चों हम कहते हैं बाइकार्बोनेट्स को इस्तेमाल करेंगे। और फिर कार्बोनेट्स के हवाले से बात की जाए तो कुछ कार्बोनेट्स ऐसे होते हैं जो वाटर सोलुबल होते हैं, सोडियम कार्बोनेट के हवाले से होती है बात। फिर कुछ कार्बोनेट्स ऐसे होते हैं वो इनसोलुबल होते हैं, कैल्शियम या मैग्नीशियम के हवाले से जिक्र है, यानी ये केटाइन और एनाइंस कंटेनिंग, अगर इनके बीच में बॉन्डिंग वीक हो तो वाटर की सॉल्वेशन प्रॉपर्टी इनको अलग करके सोलुबिलाइज कर लेगी। लेकिन अगर केटाइन एनाइंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो वाटर की सॉल्वेशन प्रॉपर्टी उसको ब्रेक करके उसको सोलुबिलाइज नहीं कर पाती है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स को वो यानी कार्बन के सोर्स में वो कार्बोनेट्स अवेलेबल होंगे जो सोलुबल फॉर्म में होंगे, यानी सोलुबल कार्बोनेट्स ये भी अवेलेबल होते हैं। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का रोल क्या है, यही तो प्यारे बच्चों ATP और NADPH इनके साथ मिलके तो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन कर देगा। अब आ जाइए इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर की बात करते हैं।
इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के हवाले से बात कीजिए तो प्यारे बच्चों एक साहब थे, उनका नाम है वैन नील। वैन नील साहब ने एक हाइपोथेसिस दिया है। वैन नील साहब ने एक हाइपोथेसिस दिया। कब? ये 1930 की बात है बेटे, यानी जब अल्लामा इकबाल साहब ने खुतबा इलाहाबाद दिया तो उस ज़माने में वैन नील साहब ने एक हाइपोथेसिस दिया। वो कहते थे कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन तो इसके पास भी है, ये जो वाटर है ऑक्सीजन तो इसके पास भी है, तो ये जो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन आती है ये कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन है या वाटर वाली ऑक्सीजन है? सवाल तो जेन्युइन है ना बेटे, चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी ऑक्सीजन है, वाटर के पास भी ऑक्सीजन है, तो ये जो एटमॉस्फेरिक सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है वो क्या कार्बन डाइऑक्साइड है या वाटर? ख्याल ये था कि वाटर ही होगा। पता क्यों? चूँकि वैन नील साहब की जो स्टडी थी वो बैक्टीरिया के हवाले से थी और बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस को भी ये जानते थे। तो प्यारे बच्चों, बैक्टीरिया जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ तो कर रहे लेकिन ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते, यानी वो वाटर की जगह पर हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल करते और यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह पर क्या आती है? सल्फर। इसका मतलब ये है जो यहाँ पर मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जो मॉलिक्यूल है, अगर वो हाइड्रोजन सल्फाइड है तो यहाँ पर सल्फर आती है, अगर यहाँ पर H2O है तो यहाँ से फिर ऑक्सीजन को आना चाहिए। ये ख्याल है। और फिर प्यारे बच्चों देखिए, अगर तो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में और फोटोसिंथेसिस में ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आती होती तो प्यारे बच्चों क्या होता? बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के अंदर भी ये ऑक्सीजन आती, जो कि नहीं आती है। ये हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट होता है, उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन रिक्वायर होती है। फिर प्यारे बच्चों 1940s की बात है, 1940 कर लीजिए, फिर एक्सपेरिमेंटेशन होती है और अलगल सस्पेंशन के अंदर, यानी अलगा के हवाले से एक्सपेरिमेंट हुआ था, अलजी के हवाले से एक्सपेरिमेंट हुआ था, लेकिन एक बुक ने उसको प्लांट के साथ एसोसिएट किया है, यानी जहाँ पर प्लांट लिखा है उसका मतलब अलगा आप समझ लीजिए कि अलगा के साथ एक्सपेरिमेंटेशन होती है। अलगल सस्पेंशन था और उसको दी गई क्या? ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ग्रुप्स बना दिए गए दो, यानी प्यारे बच्चों ग्रुप्स कुछ इस तरह से बनाए गए कि एक ग्रुप में कार्बन डाइऑक्साइड और ज़िंदगी में पहली दफ़ा हैवी आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है। फिर प्यारे बच्चों ये वाटर है। फिर एनर्जी की बात करते हैं और फिर फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी? एनर्जी, और फॉर्मेशन हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट की, CH2O होल N। और आपको मालूम ये जनरल फार्मूला है मोनोसैकेराइड का, और साथ में फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी? ऑक्सीजन की, और साथ में फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी? वाटर की। एक जो ग्रुप ये है इसके साथ क्या किया अभी देख लीजिएगा। फिर एक और ग्रुप बना दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी, और प्यारे बच्चों फॉर्मेशन होती है किसकी? हम कहते हैं CH2O होल N प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O। अब सबसे पहली दफ़ा हैवी आइसोटोप यानी ऑक्सीजन 18 को इस्तेमाल किया गया, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन है ये O16 है, नॉर्मल आइसोटोप जो होता है उसी को इस्तेमाल किया गया। प्यारे बच्चों फोटोसिंथेसिस होती है, अलगल सस्पेंशन के अंदर ये दिया गया, और फोटोसिंथेसिस होती है, और जो ऑक्सीजन इवॉल्व हुई जब उसको स्टडी किया गया तो वो कौन सी थी? वो O18 थी, वो ऑक्सीजन 18 थी। अब आप बताइए ये ऑक्सीजन 18 कार्बन डाइऑक्साइड के पास थी कि वाटर के पास थी? तो वाटर के पास थी। इससे कन्फर्मेशन हो गई
एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हो गई कि ये जो एटमॉस्फेरिक सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है ये वाटर होता है। प्यारे बच्चों, अब दूसरे ग्रुप के हवाले से बात कीजिए तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, इसमें इस ऑक्सीजन को हैवी आइसोटोप यानी ऑक्सीजन 18 को रखा गया, और वाटर में ऑक्सीजन 16 जो उसका आम सा आइसोटोप है उसको रखा गया, जो इजीली अवेलेबल भी होता है। एनर्जी फोटोसिंथेसिस होती है। और फिर क्या होता है, हम कहते ये जो ऑक्सीजन इवॉल्व हुई, ये जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है ये वो वाली ऑक्सीजन थी जो वाटर के अंदर मौजूद थी। फिर इससे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होती है कि एटमॉस्फेरिक सोर्स ऑफ ऑक्सीजन ये कौन है, वाटर है। अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड होती तो यहाँ पर ऑक्सीजन 18 ने आना था, जो कि नहीं आई है। तो इससे साबित हो गया क्या कि जो एटमॉस्फेरिक सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है वो वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन इन कार्बोहाइड्रेट कम्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, और फोटोसिंथेसिस से जो वाटर बनता है इसके अंदर जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। और इस पे आखिरी बातें कुछ हैं कि जब फोटोलिसिस होती है कि एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज फोटोलिसिस, तो जब बेटे वाटर की ब्रेकडाउन होती है 2 हाइड्रोजन आयंस निकलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। यही तो प्यारे बच्चों NADP पॉजिटिव को कन्वर्ट कर देते हैं किस में, NADPH प्लस H पॉजिटिव के अंदर। तो अगर आप देखिए वाटर नहीं होगा और ये प्रोसेस नहीं होगा, और फिर प्यारे बच्चों क्या होगा, NADPH की फॉर्मेशन नहीं होगी, और फिर कीमी ऑस्मोसिस नहीं होगी, ATP की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये तो प्यारे बच्चों आज और अभी हमने जो कुछ थोड़ा सा पढ़ लिया कि फोटोसिंथेसिस की जो बेसिक है वो अभी आपको बता दी है। फिर जो फैक्टर्स इफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस ये आपको बता दिए, यानी लाइट पर बात की है, कार्बन डाइऑक्साइड पे और वाटर पे बात कर ली हमने। अब आइए हम इन डिटेल फोटोसिंथेसिस को पढ़ेंगे। अभी आपने डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस को समझ लिया है, फिर आपने फैक्टर्स इफेक्टिंग दी फोटोसिंथेसिस यानी लाइट की कंट्रीब्यूशन क्या है फोटोसिंथेसिस में, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम है, H2O का रोल क्या है, ये सारी बातें आपने अभी पढ़ ली। अब आइए फोटोसिंथेसिस की समरी देखने के बाद फिर इन डिटेल में जो प्रोसेस है उसको देखेंगे, और यहाँ पर भी आपको धीरे धीरे कुछ रोल मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का, लाइट का। प्यारे बच्चों बात इतनी सी है, हम कहते हैं कि जो लाइट एनर्जी है यानी इसके 2 फेजेस जो होती हैं कि पहली फेज में लाइट एनर्जी ये कन्वर्ट हो जाती है बेटे किस में, हम कहते हैं लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी ATP में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। और याद रखिए ये जो ATP है इसे हम कहते हैं एसिमिलेटरी पावर, चूँकि ये एक ऐसी पावर है जो एसिमिलेशन करेगी यानी जो फॉर्मेशन करेगी किसकी, कार्बोहाइड्रेट की, इसीलिए तो इसे एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं। और फिर प्यारे बच्चों देखिए इसके साथ में बनता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन। और अगर आप NADPH की बात कीजिए, अगर ये सोर्स ऑफ एनर्जी है ATP तो NADPH भी सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो ये दोनों एसिमिलेटिंग पावर हैं। लेकिन NADPH के हवाले से बात कीजिए तो इसकी ब्रेकडाउन से क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा, साथ में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी निकलेंगे। और आप बताइए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज रिडक्शन। तो जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करे, जो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करे, ऐसी पावर को रिड्यूसिंग पावर भी बोलते हैं। यानी ATP और NADPH ये दोनों एसिमिलेटिंग पावर हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ
NADPH की बात कीजिए तो ये एसिमिलेटिंग पावर भी है और ये रिड्यूसिंग पावर भी होती है। तो ये फोटोसिंथेसिस के 2 स्टेप्स हैं। पहली फेज में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में यानी ATP की सूरत में NADPH की सूरत में कन्वर्ट हो जाएगी। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट्स में से जो इस्तेमाल हो रहे हैं आप उन्हें देखिए। एक तो फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट में शामिल थी कौन? लाइट एनर्जी। एक तो ये इस्तेमाल हो रही। फिर याद रखिए इसी स्टेप के अंदर इस्तेमाल होता है कौन? वाटर भी इस्तेमाल होता है। और जब आप वाटर देंगे इसको तो प्यारे बच्चों फिर होगा क्या? हाइड्रोजन मिल जाएंगे। किसको? NADP पॉजिटिव को। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मिल जाएंगे किसको? NADP पॉजिटिव को। और NADPH की फॉर्मेशन भी होगी। और साथ में ये जो ऑक्सीजन इसकी फॉर्मेशन भी तो होगी। और याद रखिए पहले हाफ O2 की फॉर्मेशन होगी, फिर एक और H2O की ब्रेकडाउन होगी, हाफ O2 यानी एक ऑक्सीजन का एटम आएगा और दोनों के मिलने से फिर क्या हो जाएगी? यानी मोलेकुलर फॉर्म के अंदर ऑक्सीजन आ जाएगी यानी O2 आ जाएगी। तो यही तो वैन नील साहब का हाइपोथेसिस है कि एटमॉस्फेरिक सोर्स ऑफ ऑक्सीजन कौन है? वो वाटर होता है। और प्यारे बच्चों, इस रिएक्शन में चूंकि लाइट डायरेक्टली यूज हो रही है इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? लाइट रिएक्शन बोलते हैं। और इस को हम कुछ और भी बोलते हैं, इसे हम लोग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं क्योंकि ये लाइट पर डिपेंड करता है। तो आप बोल दीजिए क्या? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। और याद रखना इसमें चूंकि सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही इसीलिए हम लोग कहते हैं इसे, इस फेज को एनर्जी कन्वर्जन फेज भी बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वाटर इज अ रिएक्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो है, लेकिन हम लोग लाइट रिएक्शन की बात करेंगे, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की बात करेंगे, एनर्जी कन्वर्जन फेज की बात होगी। अगर आपको फोटोसिंथेसिस के जो रिएक्टेंट्स हैं वो याद आते होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड भी तो थी। तो प्यारे बच्चों, जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है यहाँ पे और फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। और ये लाइट एनर्जी के जो प्रोडक्ट्स हैं ATP है, NADPH है, इन्हें करेगा यूज और कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। जो इक्वेशन वो याद आती है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस लाइट एनर्जी और फॉर्मेशन होती है किसकी? हम कहते C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। और एक फेज आएगी यहीं पर, उसमें रिडक्शन होती है और वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये जो फेज है इसमें लाइट डायरेक्टली यूज नहीं होती है इसीलिए इस फेज को हम कहते क्या? डार्क रिएक्शन। चूँकि लाइट डायरेक्टली यूज नहीं होती है बल्कि लाइट रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट्स हैं ये यूज होते हैं इसीलिए इसे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते, इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते। और प्यारे बच्चों, इसे कुछ और भी बोलते क्योंकि इसमें अगर आपके मन में ये भी सवाल तो आता होगा कि सर जब लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया था तो फिर इसको एन अदर फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी में क्यों कन्वर्ट किया? याद रखिए ATP NADPH ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो इसको स्टेबल फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी में यानी कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। यानी प्लांट से आपको ATP नहीं मिलेगा, प्लांट से आपको NADPH नहीं मिलेगा, लेकिन प्लांट से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल फॉर्म है। और याद रखिए ये जो फेज़ है, ये जो साइक्लिक एक्टिविटी होती है, इसको डिस्कवर करने वाले कौन हैं? मेल्विन केल्विन हैं और को-वर्कर्स भी थे साथ में। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए इसका नाम रख दिया क्या? केल्विन साइकिल। और केल्विन साहब को फिर
मेल्विन कैल्विन साहब को नोबेल प्राइज भी मिलता है। और याद रखिए इसी साइक्लिक एक्टिविटी को हम लोग कहते हैं C3 साइकिल। क्यों? क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल रिकॉग्नाइजेबल मॉलिक्यूल बनता है वो 3 कार्बन कंटेनिंग होता है। और चूंकि इसमें अनस्टेबल फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी स्टेबल फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी में बदल गई, इसीलिए, और ये कंजर्व हो गई, इसीलिए इस फेज को हम कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन फेज। एनर्जी कंजर्वेशन फेज भी बोलते हैं। और याद रखिए, अब आपसे पूछना कि इसका कौन सा स्टेप डे में नहीं होता, शायद आपके मन में आए डार्क रिएक्शन। खुदा के बंदो, आपसे कहा कि सारी फोटोसिंथेसिस डे में होती है, ये जो डार्क रिएक्शन है ये भी डे में होता है। डार्क इसीलिए कहते लाइट डायरेक्टली यूज नहीं होती इसमें, बल्कि लाइट रिएक्शन के जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो होते यूज। और याद रखिए रात तक तो ये स्टेबल रहेंगे ही नहीं, एटीपी की सूरत में, NADPH की सूरत में रहेगा ही नहीं, इतना वेट नहीं किया करते ये। और प्यारे बच्चों, ये सारा प्रोसेस होता है किस ऑर्गेनल में? क्लोरोप्लास्ट में। और याद रखना ये जो फेज है लाइट रिएक्शन की बात कीजिए तो ये होती है ऑन ग्रेना, चूँकि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, फिर कुछ और बातें हाइड्रोलिसिस के और फोटोलिसिस के हवाले से बतानी है आपको, वो होती हैं किस पे? ग्रेना पे। और डार्क रिएक्शन होता है किधर? स्ट्रोमा में, जो उसका फ्लूइड पार्ट होता है, क्योंकि वहीं पर एंजाइम्स मौजूद होते हैं डार्क रिएक्शन के लिए। तो वाटर इज अ रिएक्टेंट ऑफ लाइट रिएक्शन, ऑक्सीजन इज अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, ATP NADPH are products of light reaction, carbon dioxide is a reactant of dark reaction। ATP NADPH प्रोडक्ट हैं लाइट रिएक्शन का, लेकिन रिएक्टेंट्स हैं डार्क रिएक्शन के। तो कार्बोहाइड्रेट इज प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन। अब आइए हम पहला जो स्टेप है इसको पढ़ते हैं, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। यानी लाइट रिएक्शन की बात है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की बात है, एनर्जी कन्वर्जन फेज के हवाले से बात है, और इसमें यूज़ होगी क्या? लाइट एनर्जी, और वाटर को करेंगे यूज़, ATP बनाएंगे, NADPH बनाएंगे, साथ में ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होगी। ये प्रोसेस किस तरह से होता है तो ये देख लीजिए। ये आपके सर ने ये जो एरो शो किया है ये बेसिकली शो कर रहा किसको? एनर्जी लेवल को। और प्यारे बच्चों ये देख लीजिए, जो सबसे पहले कंपोनेंट्स हैं उनको पढ़ लीजिए। फोटो सिस्टम 2 है, और फोटो सिस्टम 2 को P680 भी बोलते, चूँकि जो क्लोरोफिल A है उसके डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। यानी P680 होता है, P690 होता है, P700 होता है। तो इस फोटो सिस्टम के रिएक्शन सेंटर में आपको मिलेगा कौन? P680, यानी क्लोरोफिल A का वो मॉलिक्यूल मिलता है जो रेड को 680 नैनोमीटर की रेंज वाली को एब्जॉर्ब कर रहा। और याद रखिए फोटो सिस्टम 1 जो बाद में लिखा है इसे बोलते हैं P700, यानी क्लोरोफिल A का पिगमेंट 700 जो मैक्सिमम 700 नैनोमीटर लाइट को रेड वाली को एब्जॉर्ब कर रहा, इसीलिए तो इसे कहते क्या? P700, और इसी को फोटो सिस्टम 1 कहते। याद रखिए ये जो फोटो सिस्टम 1 या 2 है ये ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी है। जो पहले डिस्कवर हुआ उसे फोटो सिस्टम 1 बोल दिया, जो बाद में उसे फोटो सिस्टम 2। लेकिन अगर आप फंक्शनल अरेंजमेंट के हवाले से बात कीजिए तो फंक्शन में सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 आता है, बाद में फोटो सिस्टम 1 आता है। और प्यारे बच्चों हर फोटो सिस्टम से एसोसिएटेड होते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, नेम से इंडिकेट होता है ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर लिपोइड मटेरियल आपको एक मिलेगा उसे प्लास्टोक्यूनॉन कहते हैं,
उसके बाद फिर आपको साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स लिख मिलेगा। कुछ बुक्स ने इसको यानी साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम एफ को साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के नाम से लिखा है, लेकिन कुछ बुक्स ने साइटोक्रोम बी को अलग से लिखा है, साइटोक्रोम एफ को अलग से लिखा है। आपके सर ने भी ऐसे ही लिखा है। और ये दोनों बेसिकली हीम कंटेनिंग, और हीम याद आता है आपको, यानी वो आयरन पोरफायरिन रिंग। तो चूंकि ये आयरन पोरफायरिन रिंग कंटेनिंग प्रोस्थेटिक ग्रुप कंटेनिंग होती हैं, तो इसीलिए ये साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम एफ ये हीम ग्रुप कंटेनिंग आयरन पोरफायरिन रिंग कंटेनिंग प्रोटीन्स हैं। फिर प्लास्टोसायानिन की बात की जाए तो याद रखिए ये कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होती है। फिर इससे एसोसिएटेड भी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फेरिडोक्सिन, ये भी आयरन कंटेनिंग हीम कंटेनिंग होती है। NADP पॉजिटिव रिडक्टेस, ये भी हीम कंटेनिंग है। यानी अगर आप NADP पॉजिटिव रिडक्टेस की बात कीजिए, फेरिडोक्सिन की, साइटोक्रोम एफ, साइटोक्रोम बी की बात कीजिए, तो ये सारे हीम कंटेनिंग, इन सभी के पास आयरन मिलेगा आपको। लेकिन प्लास्टोसायनिन की बात कीजिए, ये कॉपर कंटेनिंग है। इसीलिए तो पूछ लिया करते कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉपर कंटेनिंग, या ऑल आर आयरन कंटेनिंग एक्सेप्ट वन, और ऑप्शन में प्लास्टोसायनिन होती है। तो आप प्लास्टोसायनिन को आंसर कर देंगे। अब ये जो प्रोसेस है यानी लाइट रिएक्शन में, एक तो हमने इस्तेमाल करनी है लाइट एनर्जी को, दूसरा वाटर को, और फॉर्मेशन करनी है ATP की और NADPH की फॉर्मेशन करनी है। अब ये प्रोसेस किस तरह से होता है, इसके जो स्टेप्स हैं उनको देख लीजिए। बेटे पहला स्टेप होता है फोटो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोटो एक्साइटेशन। अब ये फोटो एक्साइटेशन क्या है, तो याद रखिए लाइट एनर्जी वो फॉल करेगी किस पर, हम कहते हैं फोटो सिस्टम 1 पर भी फॉल करेगी, और ये फॉल करती है किस पे, फोटो सिस्टम 2 पर भी फॉल करेगी। और फिर प्यारे बच्चों होगा क्या, दोनों फोटो सिस्टम्स में से 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे, और ये आपके सर ने दिखा दिए। और वैसे आपको मालूम है कि होता तो ऐसे ही है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में से एक्साइट होते हैं तो उसकी वजह क्या होती है, ये देख लीजिए प्यारे बच्चों। ये आपके सर ने एक एटम ड्रॉ कर दिया। अब बेटे होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी को करेगा एब्जॉर्ब, और फिर क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट पर आ जाएगा, और एब्जॉर्ब करेगा तो मज़ीद एक्साइटेड स्टेट पर आ जाएगा। लेकिन ये जब दोबारा उतनी एनर्जी को एमिट करेगा तो फिर ग्राउंड स्टेट पर आ जाएगा। होता तो ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर दोबारा उसी में आ रहे, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर दोबारा उसमें नहीं आते। क्यों, क्योंकि ऊपर मौजूद है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, या यूं बोल दीजिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, वो खींच लेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा। और फिर प्यारे बच्चों लाइट एनर्जी का जो फॉल इस पर होता है, इसमें भी क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाएंगे। और प्यारे बच्चों फिर क्या होगा, ये भी दोबारा उसी में नहीं आएंगे, उसी एटम में। क्यों, ऊपर मौजूद है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये क्या है, फोटो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब दूसरा स्टेप इसके हवाले से देख लीजिए, उसे हम कहते क्या, फोटोलिसिस। फोटो वैसे लाइट को कहते, लाइसिस ब्रेकडाउन को, ब्रेकडाउन ड्यू टू लाइट हम कहते एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। याद रखिए ये भी एक मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट है कि ये जो लाइट है ये वाटर को ब्रेक करेगी। नहीं, लाइट वाटर को ब्रेक नहीं करेगी, बल्कि लाइट का काम इतना सा है कि इसने इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया। ये जब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल गए तो इसमें 2 होल्स क्रिएट हो गए। होल्स क्रिएशन का मतलब ये है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, यानी +2 चार्ज आ गया।
बेटे आप ज़रा बता दें कि addition of oxygen is called oxidation, removal of electron and hydrogen is called reduction। अब ज़रा देखिए प्यारे बच्चों, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, और जो निकाल ले उसे क्या कहते, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो याद रखिए ये जो फोटो सिस्टम 2 है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करेगा, यानी इसके इलेक्ट्रॉन निकले, इसकी रिडक्शन हुई है ना पुत्र जी। अब ये किसी दूसरे में से निकाल लेगा, उसकी तो रिडक्शन हो जाएगी। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन, और याद रखिए जो ऑक्सीडेशन करे उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। अब देखिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन, इसकी ऑक्सीडेशन हुई, अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, यानी ये किसी दूसरे में से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा। और बेटे किस में से, हम कहते हैं वाटर में से, वाटर की ब्रेकडाउन हो जाएगी। किस में, हम लोग बोलते हैं कि 2 हाइड्रोजन आइंस में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में, और साथ में हाफ O2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये एक और ऑक्सीजन एटम के साथ मिलकर तो एटमॉस्फेरिक सोर्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। तो अभी आपने देखा वाटर को हमने किया यूज़, और ये जो वाटर को ब्रेक कर रहा है वो ये फोटो सिस्टम 2 है, लेकिन याद रखना ब्रेकडाउन इसीलिए कर रहा कि इसमें से लाइट ने इलेक्ट्रॉन्स को पहले निकाले थे। तो यानी फोटोलिसिस से मुराद ये नहीं है कि लाइट ब्रेक करेगी, नहीं, लाइट का काम इतना सा है कि इसने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना दिया, ये निकाल लेगा इसमें से। प्यारे बच्चों होगा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इसके पास। अब आपके मन में आएगा कि सर इन बकिया का क्या करेंगे, तो ऑक्सीजन की बात तो हो गई कि एक और ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये एटमॉस्फेरिक सोर्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। इन 2 हाइड्रोजन की बात कुछ देर में करेंगे। अब बेटे होगा क्या, फिर ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, यानी आपके सर यहाँ पर लिख दें क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, और उस चेन की वजह से फिर केमियोस्मोसिस से फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी, एटीपी की, और ये जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं क्या, फॉस्फोराइलेशन, और फोटो की प्रेजेंस में होता है, अभी देखेंगे, इसे कहते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब प्यारे बच्चों होता ऐसे है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे प्लास्टोक्यूनोन के पास, प्लास्टोक्यूनोन से साइटोक्रोम बी के पास, साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम एफ के पास, और इन दोनों को मिलाकर बोलिए तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स बोलते। फिर बेटे किसके पास, प्लास्टोसायनिन के पास, इधर से आ जाएंगे इधर, और आप देखिए लाइट की वजह से इसके भी तो एक्साइट हुए थे, तो इसके होल्स को कोई तो फिल करे, तो प्लास्टोसायनिन। और बेसिकली अगर आप इन इलेक्ट्रॉन्स की बात कीजिए तो ये फोटो सिस्टम 2 में से आ रहे। तो प्यारे बच्चों इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। और आपको मालूम है जब इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ आते हैं तो एनर्जी को एमिट करेंगे, और याद रखना उस एनर्जी को यूज़ करेंगे। और प्यारे बच्चों एडीपी के अंदर फॉस्फेट को कर देंगे ऐड, और फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी, एटीपी की। और याद रखिए वैसे तो हम लोग बोलते कि एडिशन ऑफ फॉस्फेट इज नॉन एज फॉस्फोराइलेशन, और चूंकि ये एडीपी में ही ऐड होता इस टॉपिक में, तो इसे इसीलिए हम कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज नॉन एज फॉस्फोराइलेशन। चूंकि फोटो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही, इसीलिए हम कहते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। और आप देखिए ये नॉन साइक्लिक पाथवे में है,
इसीलिए हम कहते नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फिर प्यारे बच्चों, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर से एक्साइट हो गए थे, ये चले जाएंगे किसके पास? फेरिडॉक्सिन के पास। फेरिडॉक्सिन से किधर? NADP पॉजिटिव रिडक्टेज के पास। अब जरा देखिए, नेम से इंडिकेट होता है, एक ऐसा एंजाइम है जो NADP पॉजिटिव की क्या करेगा? रिडक्शन, यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो जो एंजाइम करे उसे क्या बोलोगे? रिडक्टेज। और NADP पॉजिटिव में करे तो नाम रख देंगे क्या? NADP पॉजिटिव रिडक्टेज। बेटे फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, यानी फर्स्ट तो हो गई, और फर्स्ट की वजह से फिर क्या हुआ? ATP की फॉर्मेशन, यानी फोटोफॉस्फोराइलेशन हुई है। इसके बाद देखिए फिर होगी क्या? हम कहते सेकेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, और इसकी वजह से फिर एक प्रोसेस होगा, यानी हम कहते हैं फॉर्मेशन हो जाएगी NADPH प्लस H पॉजिटिव, यानी ये रिडक्शन हो जाएगी। अब किस तरह से होती है इसको देख लीजिए प्यारे बच्चों। यहाँ पर मौजूद है NADP पॉजिटिव, और ये क्या होगा? ये एंजाइम इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? NADPH प्लस H पॉजिटिव में। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। और प्यारे बच्चों, आपने देखा फोटोलिसिस से ये जो हाइड्रोजन निकले थे, इनका क्या करें? तो याद रखिए, ये 2 हाइड्रोजन जब इसके अंदर ऐड हो जाएंगे तो फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी? NADPH प्लस H पॉजिटिव की। यानी आप देखिए, वाटर से ही बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, अल्टीमेट यही यूज हो रहे, नेट इफेक्ट यही है। फिर ये जो हाइड्रोजन आ रहे, यही इस्तेमाल हो जाएंगे। और प्यारे बच्चों, ये जो सारा पाथवे आपने देखा, इसे कहते नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑल्सो नोन एज जी स्कीम। जी स्कीम क्यों बोलते? क्योंकि जिग जैगिंग अरेंजमेंट होती है। जिग जैग अरेंजमेंट की वजह से, इसे हम शेप की वजह से हम लोग इसको जी स्कीम बोलते हैं। और प्यारे बच्चों, अक्सर यूं होता है कि चूंकि ATP ये डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर इस्तेमाल हो रही होती है, तो अगर ATP कम हो रही है और प्यारे बच्चों NADPH प्लस H पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है, तो हमें तो ATP तो रिक्वायर है ना, जो कि यूज होगी किधर? डार्क रिएक्शन के अंदर। फिर एक और प्रोसेस होता है, हम कहते हैं बजाय इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन से NADP पॉजिटिव रिडक्टेज के पास आए, प्यारे बच्चों ये होगा ऐसे कि ये आ जाएंगे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। यानी यहाँ पर आपके सर ने लिख दिया फेरिडॉक्सिन। इलेक्ट्रॉन फिर क्या करेंगे? हम कहते ये यहाँ से आ जाएंगे, फेरिडॉक्सिन के पास तो आ गए, फिर आ जाएंगे किधर? साइटोक्रोम B के पास, फिर साइटोक्रोम F, प्लास्टोसायनिन, फिर फोटो सिस्टम 1, फिर लाइट एनर्जी के इसके ऊपर फॉल होगा, फिर एक्साइटेशन होगी, डी एक्साइट होकर दोबारा इसी के अंदर आ जाएंगे। और जब ये हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ आएंगे तो फिर बनेगी क्या? ATP की फॉर्मेशन होगी। ये चूंकि साइक्लिक पाथवे में ATP की फॉर्मेशन हो रही और इन दी प्रेजेंस ऑफ फोटो हो रही। वैसे तो आपको पता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन, लेकिन इस टॉपिक में फॉस्फेट ADP में ऐड होकर ATP ही बनाता है, इसलिए हम लोग कहते फॉर्मेशन ऑफ ATP इन दिस टॉपिक इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन। फोटो की प्रेजेंस में ये प्रोसेस हो रहा है, तो फोटो फॉस्फोराइलेशन साइक्लिक पाथवे के अंदर हो रहा है, इसलिए हम इसे कहते क्या? साइक्लिक
फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो प्यारे बच्चों, ये जो लाइट रिएक्शन है सारा, ये जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, ये जो एनर्जी कन्वर्जन फेज है कि सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही। और याद रखो, इस कदर आसानी से नहीं होगी, बल्कि एक प्रोसेस है, केमी ऑस्मोसिस के थ्रू ये सारा प्रोसेस होता है। एटीपी की फॉर्मेशन होती है, NADPH प्लस H पॉजिटिव की फॉर्मेशन होती है। लाइट रिएक्शन में करना क्या था, हमने लाइट एनर्जी को यूज़ करना था, ATP की फॉर्मेशन करनी थी, NADPH की फॉर्मेशन करनी थी, वाटर को यूज़ करना था, ऑक्सीजन बनानी थी। मुकम्मल तो हो गया, यानी क्या, हमने लाइट एनर्जी को यूज़ किया है, ATP की फॉर्मेशन हो गई, NADPH प्लस H पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो गई, हमने वाटर को यूज़ किया है और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हो गई। बेटे इसके हवाले से ज़रा देख लीजिए, ये ना मुख्तलिफ अंदाज में लिखा गया, NADPH प्लस H पॉजिटिव, या सिंपली कहीं पर लिखा गया NADPH और कहीं पर लिखा गया है NADPH2। इनमें से जो सही फॉर्म है उसको देख लीजिए। यानी बेसिकली होता ऐसे है कि NADP पॉजिटिव है, दो आ रहे हैं कौन, इलेक्ट्रॉन्स, एक ये है एक ये है, और दो ही आ रहे कौन, हाइड्रोजन आइंस भी आ रहे हैं। और बेटे होगा क्या, हम कहते पहला इलेक्ट्रॉन गया इसके पास, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो ख़त्म हो गया। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी गया इसके पास, तो याद रखना ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या ड्यूरिंग जी स्कीम, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज NADP पॉजिटिव। और प्यारे बच्चों ज़रा देखिए, जब पहला इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, इसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो गया, दूसरा भी इसके पास गया, तो इन तीनों के मिलने से हो जाएगा क्या, NADP नेगेटिव। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कोई क्या करेगा, एंटरटेन करेगा। और याद रखिए ये हाइड्रोजन आयन साथ वैसे का वैसे रहेगा। तो जो सही फॉर्म में लिखने की वो क्या, NADPH प्लस H पॉजिटिव। अब ज़रा देखिए, दो तरह से ATP की फॉर्मेशन होती है, एक नॉन साइक्लिक पाथवे में, एक साइक्लिक पाथवे के अंदर। मुझे कुछ बातें आपसे पूछनी है और बेटे ऑप्शन आपके सर ने लिख दिए यहाँ पर। एक है जी क्या, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यहाँ पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और एक ऑप्शन है क्या, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि रीयूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड विद नॉन साइक्लिक के साइक्लिक, हम कहते हैं साइक्लिक। आप देखिए इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर डी एक्साइट होकर फिर उसी में आ रहे, तो ये रीयूज होता रहेगा। और फिर मुझे आपसे पूछना कि वाटर इज यूज्ड इन, तो आप देखिए इतने से प्रोसेस में कहीं वाटर यूज नहीं हो रहा, इसी के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर डी एक्साइट हो रहे, नहीं यूज हो रहा। तो प्यारे बच्चों किस में होता है यूज, नॉन साइक्लिक पाथवे के अंदर होता है यूज। और ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड इन विच पाथवे, हम कहते हैं चूंकि जहां पर वाटर होगा यूज, तो नॉन साइक्लिक पाथवे के अंदर। और प्यारे बच्चों आपसे पूछेगा कि फोटो सिस्टम 2 इज इन्वॉल्व्ड इन, हम कहेंगे आंसर इज बोथ ऑफ दिस। नहीं, फोटो सिस्टम 2 यह सिर्फ नॉन साइक्लिक पाथवे के अंदर होता है यूज। और फोटो सिस्टम 1 की बात की जाए, ये नॉन साइक्लिक पाथवे के अंदर भी हो रहा है यूज और साइक्लिक पाथवे के अंदर भी यूज हो रहा है। अच्छा बेटे बताइए जरा, ये जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है ये भी दोनों में इस्तेमाल हो रहा है। फिर बताइए NADPH, इसकी फॉर्मेशन किस पाथवे में होती है, नॉन साइक्लिक पाथवे के अंदर हो रही है। फिर आप बता दीजिए कि ATP की फॉर्मेशन किस पाथवे में होती है, हम कहते ये नॉन साइक्लिक पाथवे के अंदर भी है और साइक्लिक पाथ, और साइक्लिक पाथवे का तो पर्पस ही ये था कि ATP की फॉर्मेशन हो। यानी साइक्लिक पाथवे का जो स्टिमुलस ही ये है कि अगर NADPH बढ़ जाए
और एटीपी कम हो जाए तो एटीपी बनाने की खातिर ये होता है। प्यारे बच्चों, ये सारा प्रोसेस आपने पढ़ लिया। इसे हम कहते क्या? लाइट रिएक्शन। मज़ीद इसको पढ़ लीजिएगा, कोई बात ना समझ आए पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।